Hi everyone, I hope you are doing well. पिछले लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में we will study about kingdom fungi and some other organisms like virus, viroids and prions. So let's begin our lecture with kingdom fungi. They are eukaryotic, usually multicellular, heterotrophic, chitin cell wall and cosmopolitan. सो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं लेट मी क्लियर देयर मीनिंग्स फॉर यू. सो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंगाई के अंदर आते हैं दे आर यूकैरियोटिक. इट मीन्स उन ऑर्गेनिजम्स के पास खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर यूकैरियोट्स. और यूजुअली वो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स. एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर नहीं कहा गया बट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ यूजुअली. सो इट मीन्स ज़्यादातर तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं बट देयर आर एक्सेप्शंस. और यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शन दिया गया है दैट इज़ यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सेक्रोमाइसिस है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर नीट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, कि फंगाई में जो यूजुअली तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं बट यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन है दैट इज़ यूनिसेलुलर कौन सा है फंगाई में. सो दैट इज़ यीस्ट और सेक्रोमाइसिस. ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. इट मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, तो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है. ठीक है, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, इंस्टेड ऑफ इट ये काइटिन की बनी रहती है. एंड दे आर कॉस्मोपोलिटन. कॉस्मोपोलिटन का मतलब है ये हर जगह पाए जाते हैं, मीन्स एवरी प्लेस, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे भी ये पाई जाएगी. ठीक है, एवरीवेयर अराउंड अस. तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बताई गई है कि ये कहाँ पर रहती है. सो फंगाई लिव्स इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. तो जहाँ पर कह सकते हैं गरम गरम इलाका होगा और नमी होगी, जहाँ पर इलाके में मॉइस्चर होगा. ठीक है, या डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस कह सकते हैं, तो वहाँ पर फंगी पाई जाएगी. ठीक है जी. और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसको एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है दैट इज़ पेनिसिलिन, उसका जो है उसको बनाने में भी फंगाई का ही इस्तेमाल किया गया था. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि पेनिसिलिन का बनाने में इस्तेमाल किसका किया गया है दैट इज़ फंगाई का. यहाँ पर जो है यहाँ पे फंगाई का स्ट्रक्चर बताया गया है. लेट मी जूम इट फॉर यू. तो देखो ऐसा कुछ फंगाई का हमारा स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हाइफे कहते हैं. तो जब बहुत सारे हाइफे का नेटवर्क बन जाता है ना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ हाइफे मिल जाते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं. सो इट इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो आपको अगेन याद रखना है जो फंगाई जैसे हम सेल से बने हैं, तो वैसे ही फंगाई में जो बेसिक यूनिट है जैसे सेल होता है, तो सेल से ही बना ये क्या है, हाइफे. इट इज़ बेसिक यूनिट. ठीक है, तो बहुत सारे हाइफे का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसे माइसीलियम कहते हैं और यही है स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई. ठीक है, सो ये आपको नाम याद रखना है, हाइफे, हाइफे के नेटवर्क से बना माइसीलियम. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो टाइप के हाइफे बताए गए हैं. देखो अभी मैं ऊपर जो सबसे जो बना गया है, बड़ा बनाया गया है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो है हाइफाई. तो इसको मैंने जूम इन करके दिखाया गया है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये जूम इन पे कैसे दिखेगा. तो हाइफे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. इट मीन्स जो माइसीलियम में थ्रेड्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं. पहला होता है ए सेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट. ए सेप्टेट का मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंट और सेप्टेट से यहाँ पे वर्ड निकल रहा है सेप्टा विच मीन्स वोल. तो इसमें क्या होता है,
जो एसेप्टेट हाइफा होता है उस हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनियोसाइटिक कंडीशन होती है। इट मीन्स इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इनमें कोई जंक्शन नहीं होता, कोई वॉल नहीं बनी रहती। इट मीन्स कोई कंपार्टमेंट नहीं होते कि जैसे एक कंपार्टमेंट में एक जो है न्यूक्लियस रहेगा, दूसरे कंपार्टमेंट में भी एक न्यूक्लियस रहेगा। सो ऐसा कुछ कंपार्टमेंट नहीं बना रहता है। देखो जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है कि मल्टी न्यूक्लिएट है। फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें बहुत सारे जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं दे आर न्यूक्लियस। यहाँ पे कोई भी ऐसे बीच में वॉल नहीं आ रही, ये डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपको याद रखना है सीनियोसाइटिक, इट मीन्स यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं बने हुए। ठीक है, और दूसरा टाइप है सेप्टेट, इट मीन्स इसमें सेप्टा हो गई, वॉल होगी, इट मीन्स कंपार्टमेंट हो गई। यहाँ पर जो है आप ये नहीं कह सकते कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, बिकॉज यहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। सो इसलिए क्या होगा, एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ए सीनियोसाइटिक कंडीशन होगी और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट मी जूम आउट। सो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो फंगाई के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है। दे आर जनरली मल्टी सेलुलर, बट हमने यहाँ पे एक्सेप्शन देखा है, दैट इज यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी रहती है और ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं। इनको वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में रहना बहुत पसंद है और इनसे एंटीबायोटिक्स भी बनाया जा सकता है। फिर हमने इनका स्ट्रक्चर देखा, दैट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उनका नेटवर्क बना रहता है। जो हाइफे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट वो होंगे जिनमें सीनियोसाइटिक कंडीशन होगी, इट मीन्स कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होंगे। सेप्टेट कंडीशन होगी जिसमें कंपार्टमेंट बने होंगे। ठीक है, so now let's move on to next slide. It can be saprophytic as well as parasitic. अभी हमने पढ़ा था कि जो फंगाई होती है वो हेट्रोट्रोफिक होती है, तो हेट्रोट्रोफिक को फर्दर दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो है सर्वाइव करते हैं। और पैरासिटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉजिंग करते हैं। ठीक है, जो बीमारियां फैलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ कर सकता है। हेट्रोट्रोफिक है तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी ग्रो कर सकता है और बीमारियां भी फैला सकता है। फिर है इसकी एसोसिएशन। फंगस कैन एसोसिएट विद एल्गी दैट इज लाइकन एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे बताया गया है अगर फंगस क्या कर सकता है, एसोसिएशन बना सकता है एल्गी के साथ, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। कोई हायर टाइप का प्लांट नहीं है, लोअर टाइप का प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है। ठीक है, जो आप प्लांट किंगडम चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो जो फंगस है अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन कर ले, लिंकअप कर ले, तो उस एसोसिएशन को कहेंगे लाइकन। ठीक है, और दूसरा एसोसिएशन है इसका रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के साथ अगर ये एसोसिएशन दिखाए तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहेंगे। यू कैन नोट इट आउट। ठीक है, आप वहाँ पे नोट कर सकते हो कि अगर ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के साथ एसोसिएशन करे तो इसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस एसोसिएशन में जो बनाया है फंगस ने तो क्या करता है, प्रोवाइड। सो फंगाई प्रोवाइड्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया विच इंक्रीजेज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेज टॉलरेंस टू पैथोजेंस। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो एल्गी वगैरह के साथ या हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बना देता है तो इससे क्या होता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि फंगाई भी आ गया प्लस एल्गी आ गया। पहले एल्गी का खुद का सरफेस एरिया था जो कि छोटा था, अगर फंगी ने उसके साथ एसोसिएट कर लिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो ज़्यादा कंजप्शन कर सकता है एल्गी, किस चीज़ का, वाटर का और मिनरल का, फ्रॉम सॉइल या किसी भी चीज़ से जहाँ पर वो है। ठीक है जी, और इंक्रीजेस टॉलरेंस टू पैथोजेंस। अगर एल्गी को जो है कह सकते हैं एल्गी के डिफेंस सिस्टम ये में बहुत हेल्प कर सकता है।
एल्गी को बाकी चीज़ों से, बाकी पैथोजन से, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फंगाई। ठीक है। When fungus associates with roots of higher plants, it is known as mycorrhiza, and when with algae, then lichen। तो ये हमने अभी पढ़ा था, अगर हायर प्लांट्स के साथ एसोशिएट करेगा तो उसे माइकोराइजा कहेंगे उस एसोसिएशन को, अगर एल्गी के साथ करेगा तो उसे लाइकन कहेंगे। Then lichen can't grow in polluted areas because it is sensitive to SO2 and SO3, so they are very good pollution indicators। ओके, तो ये 2 बार लिख दिया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इसमें बताया गया है कि जो लाइकन है ये पोल्यूटेड एरियाज़ में नहीं उगते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं SO2 और SO3 में, मतलब जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा, SO2 और SO3 गैसेस होंगी, वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकते। तो इट मीन्स यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में लाइकन ग्रो नहीं हो रहा, इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इट मीन्स दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, पोल्यूशन को इंडिकेट कर सकते हैं ये, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज दिस होल अगेन। तो अभी तक हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा, वी रेड कि जो फंगाई होते हैं ये डिसीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं एज वेल एज ये डेड एंड डिकिंग मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये 2 एसोसिएशन बनाते हैं, पहला एल्गी के साथ जिस एसोसिएशन को लाइकन कहते हैं, और अगर ये हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट करें तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। और ये हेल्प क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है जो दूसरा एसोसिएशन में पार्ट कर रहा है वो वाटर एंड मिनरल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये उनको डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है कि जो बाहर का कोई भी पैथोजन है डिसीज़ कॉज ना कर सके उनके एसोसिएशन में। ठीक है, तो जब ये एल्गी के साथ एसोसिएशन फॉर्म करके लाइकन बनाता है, वो एक बहुत ही अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है क्योंकि ये सेंसिटिव होता है SO2 और SO3 से। ठीक है, so now let's move on to next slide. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as mycobiont। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि जब इनका एसोसिएशन होता है तो जो एल्गी होती है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं। वाई फाइकोबायोंट? बिकॉज फाइको कहाँ से आया है, फोटोसिंथेसिस से, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए जो खाना बनाने वाला है बायोंट उसे फाइकोबायोंट दैट इज एल्गी, और जो फंगस है वो टॉलरेंस बढ़ा रहा है पैथोजन से। ठीक है, तो इसलिए उसको माइकोबायोंट कहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सो जो फंगाई है ये 3 टाइप से जो है करती है, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करती है। सो पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस रिप्रोडक्शन में कोई नवा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, जो आपने अपनी पुरानी क्लासेस में भी जो है पढ़े होंगे। हमारी NCERT की बुक में इसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप की कर सकता है फंगाई। फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल और थर्ड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कोई भी नवा स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन हम ज़्यादा पढ़ेंगे इन केस ऑफ फंगाई। ठीक है, हमारा जो सेकंड है वह है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, तो तीसरा टाइप है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें भी क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कुछ उन स्पोर्स की एग्जाम्पल दे रखे हैं दैट आर एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स एंड oospores। ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है, इट इंक्लूड्स प्लास्मोगेमी दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज डाइकैरियोटिक स्टेज, सॉरी यहाँ पर जो है
गलत लिखी हुई है स्पेलिंग, इट शुड बी डाइकैरियोटिक, दैट इज DI। ठीक है, सो इट इज़ अ डाइकैरियोटिक स्टेज विच मीन्स टू न्यूक्लियस in ascomycetes and basidiomycetes. Duration of plasmogamy is long, then karyogamy, then meiosis happened and haploid spore form। तो गाइज ये आपको पूरा सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन का ये बताया गया है। देयर आर फ्यू वर्ड्स इन दिस लाइक एस्कोमाइसिटीज़ क्या होता है, बेसिडोमाइसिटीज़ क्या होता है, ये हम अपनी अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ फंगाई। ठीक है, क्योंकि हमने फंगाई को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है तो हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं विच इंक्लूड्स, जो पहला स्टेप होता है हमारा प्लास्मोगेमी। प्लास्मोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जो है साइटोप्लाज्म, जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन होना। इट मीन्स एक जो है एक सेल आया पास दूसरे सेल के और वो दोनों फ्यूज़ हो गए। इट मीन्स उनका जो सबसे पहले फ्यूजन किस चीज़ का होगा, सेल वॉल से सेल वॉल टकराएंगी, फ्यूज़ होंगी और उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी नॉट सेल मेम्ब्रेन बट साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो उसी फ्यूजन को प्लास्मोगेमी कहते हैं। तो जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो उस स्टेज में क्या होगा कि एक पूरा एक जंक्शन सा बन जाएगा ऑफ टू सेल्स, जो एक सेल की तरह दिखेंगे क्योंकि उनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी मिक्स हो जाएंगे, लेकिन उनका न्यूक्लियस है उस टाइम पर फ्यूज़ नहीं करेगा। सो ये उसको उस स्टेज को डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियोटिक स्टेज भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। ठीक है, और यहाँ पे एक नीट के एस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप स्टामा करके रख लीजिए अभी, कि जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ ये दो टाइप के जो फंगाई हैं इनमें प्लास्मोगेमी बहुत लंबे टाइम तक रहती है। इट मीन्स डाइकैरियन स्टेज लंबे समय तक रहते हैं। तो हमने पढ़ा कि पहले प्लास्मोगेमी होगी, फिर डाइकैरियन स्टेज आएगा, फिर उसके बाद क्या होगी, कैरियोगामी होगी। इट मीन्स हमारा साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया, अब किसकी बारी है फ्यूज़ होने की, अब है न्यूक्लियस की बारी फ्यूज़ होने की। तो कैरियोगामी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे, अब न्यूक्लियस फ्यूज़ होएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो डिप्लॉइड बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। अब उसमें क्या होगी डिप्लॉइड, उसमें जाइगोट में मियोसिस होगी। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हुई तो उससे हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो जाते हैं एंड दैट्स हाउ उनका रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स फिर से रिवाइज दिस होल स्लाइड। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन कहेंगे और जो फंगल कंपोनेंट है उसे माइकोबायोन कहेंगे। फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है इनमें। पहला वेजिटेटिव, जिसमें कोई भी नवा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। फिर दूसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स में हमने फर्दर पढ़ा कि कुछ स्टेज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 सेल पास आएंगे और फ्यूज़ कर जाएगा उनका क्या, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएगा। इट मीन्स पहला स्टेप प्लास्मोगेमी। दूसरा स्टेप क्या है, उसमें डाइकैरियन स्टेज आएगा। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म हमारा मिक्स हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस अभी भी है। इट मीन्स एक सेल 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ नाम की जो है 2 फंगाई हैं, 2 कैटेगरीज हैं। उनमें प्लास्मोगेमी सबसे लंबे तौर पे होती है, लंबा ड्यूरेशन होता है। थर्ड हमारा स्टेज क्या होगा, कैरियोगामी। इट मीन्स न्यूक्लियस फिर फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, दैट इज़ 5th स्टेज। 6th स्टेज क्या होगी, उस जाइगोट की, डिप्लॉइड जाइगोट की मियोसिस। 7th स्टेज क्या होगा, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे एंड दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। ठीक है, so now let's move on to next slide। अब मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन किया गया है फंगाई का, तो वही हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एसेप्टेट और सीनियोसाइटिक होते हैं।
आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही इन टर्म्स का मतलब आपको बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है, इनमें कोई भी जंक्शन जो है, मतलब जो सेप्टेट है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, इनमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, कोई जंक्शन नहीं होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। ठीक है, और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे और सेक्सुअल स्पोर्स भी बनेंगे। ठीक है, इट मीन्स इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। फाइकोमाइसिटीज में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल, जिसमें क्या बनता है, जू स्पोर। हम जू से आपको याद आ रहा होगा एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होते हैं, मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, मोटाइल होंगे। जू स्पोर्स आर मोटाइल, इट मीन्स इनके पीछे फ्लैजिला हो सकता है ना, क्योंकि तभी वो मोटाइल होंगे, तभी चल सकते हैं। दूसरा है हमारा ए प्लेनोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोथ इनके एग्जाम्पल्स भी एंड किस टाइप की वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, किस टाइप के स्पोर्स उनमें बन रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसिटिज्म में हमने क्या पढ़ा कि एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, दैट आर जूस्पोर, जो कि मोटाइल होते हैं, और ए प्लेनोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये एंडोजीनियसली फॉर्म होते हैं। ए प्लेनोस्पोर जो है, पर्टिकुलरली ए प्लेनोस्पोर एंडोजीनियसली फॉर्म होता है। इट मीन्स जो डिप्लॉयड जाइगोट जब म्योसिस करेगा, ये स्पोर्स उसी के अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे, उसी के अंदर बनेंगे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के, डिप्लॉयड जाइगोट का जो स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है जाइगोस्पोर, जो कि फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स तो फॉर्म होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 3 एग्जाम्पल्स है, राइप्सोपास, एल्ब्यूको एंड म्यूकर। नीचे इसकी ट्रिक दे रखी है, दैट इज रैम्प, वेयर आर स्टैंड्स फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूको, एम फॉर म्यूकर, और जो पी है इट स्टैंड्स फॉर फाइकोमाइसिटीज। तो लेट्स अगेन रिवाइज दिस स्लाइड। इसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा फंगाई का, जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। ये कैसे होते हैं, इनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होती। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, दो टाइप के, जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, ए प्लेनस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और एंडोजीनियसली फॉर्म होते हैं। इट मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं ये स्पोर्स। दूसरा हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें जाइगोस्पोर फॉर्म होता है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े, दैट आर राइजोपस, एल्ब्यूको, म्यूकर, रैम्प फ्रिकेंसी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। ये क्या होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। इट मीन्स इनमें जो है जंक्शन पाई जाएंगी, इनमें वॉल्स होंगी और ये ब्रांच्ड होंगी, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, स्ट्रक्चर में देखा था कैसे ब्रांच्ड हो रखे थे, तो वैसे ही ये भी ब्रांच्ड होंगी। इनको क्या कहते हैं, सैक फंगस भी कहते हैं। और सैक फंगस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन डंग, इट मीन्स ये कॉप्रोफाइलस होते हैं, तो इट मीन्स ये गोबर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं, कोप्रोफाइलस होते हैं और सैक फंगस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो कौन सी फंगस है जिसको सैक फंगस कहते हैं, या कौन सी फंगस है जो कोप्रोफाइलस होती है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, इसमें कॉनिडिया के बनते हैं, दैट इज एक्सोजीनियसली, इट मीन्स ये बाहर की साइड फॉर्म होंगे। सेक्सुअल में होंगे एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजीनियसली फॉर्म होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके एग्जाम्पल है, लाइक न्यूरोस्पोरा, एस्परगाइलस एंड क्लेविसेप्स। इसकी जो है ट्रिक है वो है नासा, एन न्यूरोस्पोरा, ए एस्परगाइलस, सी क्लेविसेप्स एंड ए स्टैंड्स फॉर एस्कोमाइसिटीज। अब यहाँ पे आपको अगेन याद रखने हैं कि जो एस्कोस्पोर्स है वो अंदर की तरफ बनेगा, इट मीन्स एंडोजीनियसली फॉर्म होगा, वाइल जो एसेक्सुअल स्पोर्स है कॉनिडिया, वो एक्सोजीनियसली फॉर्म होगी, बाहर की तरफ फॉर्म होगी।
यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, हमने पिछला पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज़, वहाँ पे हमने ए प्लानोस्पोर्स के बारे में पढ़ा था विच वॉज ऑल्सो एंडोजीनियसली, और यहाँ पे हमने ए एस्कोस्पोर्स के बारे में पढ़ा विच इज़ ऑल्सो एंडोजीनियसली। तो यहाँ पे आपको ए से याद रखना है कि जोन से स्पोर्स में ए आएगा फर्स्ट लेटर, जैसे ए प्लानोस्पोर, एस्कोस्पोर, तो वो एंडोजीनियसली फॉर्म होंगे, और जो बाकी जो है जैसे कॉनिडिया वो एक्सोजीनियसली फॉर्म होंगे। ठीक है, सो लेट्स अगेन रीड दिस स्लाइड। एस्कोमाइसिटीज कैसे फंगस है? सैक फंगस है और ये गोबर में पाई जाएगी, इट मीन्स ये कोप्रोफाइलस है। फिर हमने पढ़ा इनमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे? कॉनिडिया, जो कि बाहर की तरफ फॉर्म होंगे। सेक्सुअल स्पोर्स होंगे एस्कोस्पोर्स, जो कि अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे। फिर हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। बेसिडोमाइसिटीज, ये है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन। ये भी सेप्टेट होते हैं, इट मीन्स इनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है और ब्रांच होते हैं। इनमें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा क्या होती है बेसिडोमाइसिटीज में? फ्रेगमेंटेशन होती है। इनमें सेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी नहीं होती, फ्रेगमेंटेशन इनमें मेन होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं बनते। सेक्सुअल ऑर्गन्स भी इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, सो इट मीन्स इनमें क्या होगा? ओनली ऑन फ्रेगमेंटेशन। ये आपको याद रखना है कि बेसिडोमाइसिटीज में क्या होता है मोस्टली हमारा फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं अगैरिकस, जिसका नॉर्मल नेम है मशरूम, उस्तिलागो, जिसको हम स्मट कहते हैं, एंड पक्सिनिया, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये किस पे लगती है? एग्जाम्पल जैसे पक्सिनिया वीट पे है ना, पक्सिनिया ट्रिटिकाना, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था हमारे द लिविंग वर्ड चैप्टर में। पक्सिनिया ट्रिटिकाना किस पे लगती है? ये हमारे वीट पे लगती है। ठीक है, उसको ख़राब कर देती है, पैरासिटिक है ये। सो बस हमने यही पढ़ा बेसिडोमाइसिटीज़ में कि ये सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इनमें फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है, बाकी फिर हमने इनके एग्जाम्पल देखो और यहाँ पर इसकी ट्रिक भी दे रखी है। और आपने ये चीज़ अभी तक देखी कि फाइकोमाइसिटीज़ को छोड़ के बाकी सारे सेप्टेट और ब्रांच्ड हैं, तो उनको आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस फाइकोमाइसिटीज़ का पता होना चाहिए कि वो एसेप्टेट हैं और सिनोसिटिक हैं, बाकी सारे सेप्टेट और ब्रांच्ड हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये भी कैसे होते हैं? सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। अब इनका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है? डी से, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। इट मीन्स ये डेड एंड डिकोइंग मैटर पे भी ग्रो करेंगे ना, उसको क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है नीट के पर्सपेक्टिव से कि इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। एंड वाई इम्परफेक्ट फंगाई? बिकॉज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। जो हमने पिछला पढ़ा था क्लासिफिकेशन, उसमें क्या होता है? उसमें बनती तो है, उसमें भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गन्स जो है ना हो, बट उसमें बहुत रेयर चांसेस हैं, बट हो जाती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो बिल्कुल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वाया कॉनिडिया ओनली, सिर्फ कॉनिडिया से होती है। तो कौन सी फंगस है जिसमें सिर्फ कॉनिडिया से ही रिप्रोडक्शन होती है? दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, ओके जी, तो आपको याद रखना है एसेक्सुअल में भी सिर्फ एक ही स्पोर्स है इसके पास, कॉनिडिया। ठीक है, कॉनिडिया स्पोर्स। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। कैडेट आपको ये ट्रिक दे रखी है। द एग्जाम्पल्स आर कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्राइकोडर्मा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था हमारा ऑल अबाउट किंगडम फंगाई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, लाइक वायरस। तो वायरस क्या होता है? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिमिट्री इवेनस्काई। अब मोस्टली सब में जो सबसे पहला ख्याल किसका आया होगा? कोरोना वायरस का,
है ना। तो आप उसका ही एग्जाम्पल भी लेके पढ़ सकते हैं कि कैसा हुआ। तो वायरस की सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है डिमिट्री इवानोस्काई। तो क्या किया गया, अब वायरस क्या होते हैं, अगर ये किसी होस्ट की या किसी पर्सन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ना हो, मतलब बाहर हो, नॉर्मल इन एयर या कहीं पे भी हो, तो इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, कोई भी ये क्या है, काम नहीं करते, बस एक जगह पे रहते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इनका काम नहीं होता, बिल्कुल इनर्ट होते हैं, कोई काम नहीं होता अनटिल अनलेस ये किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ना आए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हैं WM स्टैनली, उन्होंने क्या किया, वायरस लिया और उसको क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, उसके क्रिस्टल बना दिए और फिर उसको स्टडी किया। तो जब उन्होंने वायरस के क्रिस्टल बना दिए और उनको स्टडी किया, तो उन्होंने ये जाना कि उनका जो कोट है, वायरस का कोट, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वहाँ पे आई शो यू। ठीक है, तो जो इस वायरस के ऊपर कोट होता है वो प्रोटीन का बना रहता है, ज़्यादातर उसमें प्रोटीन होता है। तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, डिमिट्री इवानोस्काई ने। इसको क्रिस्टलाइज किया किसने किया था, WM स्टैनले ने। और ये पता लगाया था कि ये ज़्यादातर प्रोटीन से बना रहता है, इसका जो कोट होता है। ठीक है, जिसको प्रोटीन कोट होता है इसका। फिर हमने पढ़ना है थर्ड, जो हमारा साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है MW बिजरीनिक, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, दैट इज़ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस के लिए यूज़ किया कि ये कैसा है, ये ऐसा फ्लूइड है, लिविंग फ्लूइड है, जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, बहुत इन्फेक्शंस फैला सकता है। बट यहाँ पर हमें अब पता है कि इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ नॉन लिविंग, क्योंकि इसमें जो सेल है, जो बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ, सेल, वो प्रेजेंट ही नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो सेल है इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी भी चीज़ को हमको ज़िंदा बोलना है, लिविंग बोलना है, तो एटलीस्ट एक सेल तो उसमें होना ही चाहिए, और वो ही वायरस में था नहीं, सो इट इज़ नॉन लिविंग। सो लेट्स अगेन रिवाइज दिस स्लाइड। हमने क्या पढ़ा, वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, डिमिट्री इवानोस्काई ने। इसको क्रिस्टल की तरह किसने बनाया था, WM स्टैनले ने, और पता लगाया कि इसका जो कोट है वो प्रोटीन का बना रहता है। फिर हमने पढ़ा MW बिजरीनिक ने एक स्टेटमेंट दी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये अभी मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर, तो ये दो टाइप के वायरस हैं। पहले ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, और दूसरा ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरिया के ऊपर कैसा वायरस लगता है और टोबैको ट्री के ऊपर कैसा जो है वायरस लगता है। तो ये देखो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बता रखा है, इसमें ये RNA प्रेजेंट है, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें प्रेजेंट होता है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है इसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, बीन जैसा स्ट्रक्चर है, कोट जिसे हम कह रहे थे ना, कोट होता है प्रोटीन का, तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं। और पर्टिकुलर अगर हम एक एक यूनिट को देखें तो इसे कैप्सोमेयर कहते हैं। ओके, और दूसरा हमने पढ़ा ये बैक्टीरियोफेज। इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका देखो हेड है, जिसे हम इसी को ही कह रहे थे प्रोटीन कोट, इसमें बहुत सारा प्रोटीन भरा रहता है और DNA भरा रहता है, दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA। फिर इसका कॉलर है, हुक टाइप का है, जिससे वो बंधा रहता है। फिर शीट है, जहाँ से वो अपना DNA है उसको पाउच करता है, और वहाँ से अंदर की तरफ अपनी जो ये लेग्स हैं, जो टेल फाइबर्स हैं, उससे इंजेक्ट कर देता है इन होस्ट बॉडी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने पढ़ा डेफिनेटली वायरस कितना लॉकडाउन लगा था, वायरस कोरोना सिर्फ एक वायरस की वजह से इतना ज़्यादा तबाह हो सकता है, तो सोचो कितने सारे वायरस हैं। तो इतनी सारी डिसीजेज़ भी हैं, जैसे ह्यूमंस में जो मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पेस, एड्स, ये कौन फैलाता है,
वायरस, ठीक है। और प्लांट्स में भी यही नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस को ही, प्लांट्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, येलोइंग, स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट्स में क्या हो जाता है, मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाता है, जो पत्तियां हैं वो रोल करनी शुरू हो जाती हैं, येलो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। ये आपको है जो डिसीज़ के नेम ये याद रखने हैं, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये आ जाते हैं कि स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, ये किसकी वजह से होता है, देन यू हैव टू मार्क वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको ये याद रखना है कि जो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है, तो उसमें क्या होता है, या तो उसमें डीएनए होगा या तो उसमें आरएनए होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वायरस में दोनों ही पाए जा रहे हैं, डीएनए भी पाया जा रहा है आरएनए में, नॉट पॉसिबल, या तो डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्लांट के अंदर कैसे पाया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। एनिमल्स कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। एंड इन बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। कभी भी दोनों में जो है, कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जा सकते, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था ऑल अबाउट वायरस। नाउ मूव ऑन टू वायरोइड्स। ये कोई इतने बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे सी टॉपिक है, ठीक है। वायरोइड्स का दूसरा नाम क्या है, नेकेड वायरस। इसको नेकेड वायरस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेकेड वायरस, क्योंकि इनके पास जैसे प्रोटीन कोड नहीं था वायरस के पास, तो ऐसा कोई प्रोटीन कोड वायरोइड्स के पास नहीं होता। अब कोई प्रोटीन कोड इसके पास नहीं है, इट मीन्स जो मोलिकुलर वेट है इसका इन कंपैरिजन टू वायरस बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब इतने ये देखो, वायरस इट मीन्स वायरोइड से तो थोड़ा सा एडवांस हुआ ना, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन कोड भी नहीं है। अब कोड भी नहीं है तो इसमें क्या होगा, डीएनए भी प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। और ये भी डेफिनेटली इसमें भी सेल नहीं होता, तो इट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग, ठीक है। कोई भी ये लिविंग नहीं है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डाइनर ने की थी। और ये भी डिसीज़ फैलाता है, दैट इज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इसमें क्या होता है, अगर जो पोटैटो है नॉर्मल, जो नॉर्मल पोटैटो होता है उसकी जो वेट है बहुत कम हो जाता है। वो जो पोटैटो है ना, जो मोटा ताज़ा पोटैटो है वो बहुत ही श्रिंक कर जाता है, ठीक है जी। तो इसमें से इतना कुछ पूछते नहीं हैं, जैसे आपको याद रखना है कि वायरोइड्स का क्या कहते हैं, नेकेड वायरस कहते हैं, और इसका मोलिकुलर वेट वायरस से कम होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ये भी इन्फेक्शियस होते हैं, ये भी इन्फेक्शन फैलाते हैं और ये प्रोटीन के बने रहते हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। abnormally folded protein when accumulates in brain। तो ये कैसे जो है, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन का बना रहता है, प्रायोन्स भी प्रोटीन्स के बने रहते हैं, कोई इसके पास टेल वगैरह नहीं होती, नॉर्मल इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। अगर कोई भी नॉर्मल प्रोटीन बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से फोल्ड हो जाए और हमारे ब्रेन में आ जाए, तो ये क्या कर सकता है, डिसीज़ जो है वो फैला सकता है। यहाँ पे 2 डिसीज़ के नाम है, दैट इज़ मैड काउ डिसीज़। अगर काऊ में ये डिसीज़ हो जाए तो जो काऊ होती है वो पागल हो जाती है, और उस डिसीज़ को बोलते हैं BSE, दैट इज़ बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। और अगर यही चीज़ ह्यूमंस के दिमाग में हो जाए तो इंसान भी पागल हो जाता है, और उसको कहते हैं क्रोमियम जैकोब सिंड्रोम, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रायोन्स। और यहाँ पे आपको साइज़ बताया गया है कि वायरस और प्रायोन का साइज़ नियरली इक्वल होता है, और वायरन का होता है वो बहुत ही कम होता है। गाइस इसमें जो है, इस लेक्चर में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा जो प्लांटेई है और एनिमेलिया है उनके बारे में भी बताया गया था, बट आई वांट टॉक अबाउट दिस इन दिस लेक्चर बिकॉज उनके लिए एक पर्टिकुलरली
बड़ा सा चैप्टर है, लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उन्हीं के टॉपिक पे जो है बेस्ड है। तो वहाँ पे ही आपको सब कुछ बताया जाएगा, बिकॉज़ अगर मैं बताऊँगी भी यहाँ पे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज़ बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे जो तभी आपको बाद में समझ जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी नीट में यहाँ से नहीं पूछेंगे उनके लिए, बिकॉज़ अलग से चैप्टर है, एंड इवन इन योर क्लास 11 के एग्ज़ाम्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, एंड जो ये लेक्चर है इट वाज द लास्ट लेक्चर। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।